जब गांव में आया पहला मोबाइल। बहुत पुरानी तो नहीं कह सकते, पर हाँ, लगभग 25 साल पहले की बात है, जब तारापुर गांव में अलगू धोबी का बेटा अशोक मुंबई से कमाकर आया और अपने साथ एक मोबाइल ले आया था। उसी दिन गांव में रघु कुम्हार के बेटे नंदू के बारे में कोई पंचायत बुलाई गई थी। अशोक मोबाइल लेकर पंचायत में चला गया। अभी सब लोग इकट्ठा हो ही रहे थे कि अशोक का मोबाइल बज उठा। अशोक ने मोबाइल उठा लिया। हेलो हेलो। उसके हेलो बोलते ही पंचायत के सभी लोग हैरानी से अशोक की तरफ देखने लगे। उधर से भी किसी ने कुछ कहा। हाँ भाई, कह तो दिया कि अगले हफ्ते ही आ पाऊंगा। अभी कल रात को ही तो घर पहुंचा हूँ। उधर से फिर कुछ कहा गया। क्या कहा? नहीं आया तो नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। उधर से फिर कुछ कहा गया। अरे नहीं, किसी तरह मेरी नौकरी बचा लो, मैं बस अभी निकल जाता हूँ, कल तक मुंबई पहुँच जाऊंगा। अशोक के फोन रखते ही सब उसको घेर कर खड़े हो गए। अरे भाई अशोक, ये तुम्हारे पास कैसी डिब्बी है? क्या और किसके बात कर रहे थे? जैसे हम अपने घर पर बैठकर टेलीफोन पर बात करते हैं। मुखिया जी, ये मोबाइल है। मोबाइल का मतलब है हम जहाँ चाहें वहाँ इसको ले जा सकते हैं और दूसरे से बात कर सकते हैं, जैसे टेलीफोन से बात करते हैं। गांव वाले उसके मोबाइल को हाथ में ले लेकर देखने लगे। मोबाइल छुट्टन के हाथ में था, तभी बज उठा। अरे अशोक, जल्दी पकड़ो, ये तो भरभरा रहा है। लगता है हमारे हाथ में करंट लग रहा है। हाँ हाँ, लाओ दो। देखो, पटक ना देना, टूट जाएगा तो यहाँ गांव में बनेगा भी नहीं। ऐसी ही कोई चीज तो सिनेमा में भी देखा है, कोई कहीं भी बैठकर बात कर ले। हाँ काका, इसी को मोबाइल कहते हैं। कितने का पड़ता है? है तो थोड़ा महंगा, लगभग 5,000 का पड़ गया काका। तुमको तनख्वाह कितनी मिलती है? तनख्वाह से क्या मतलब? ये तो हमारे एक साथी ने हमसे पैसे उधार लिए थे, उसी के बदले में दे दिया है। अच्छा, अब की आना तो एक मोबाइल हमारे लिए भी ले आना। काका, आप शहर चले जाओ, आजकल तो शहर में मोबाइल की दुकान खुल गई है, वहां से लाइएगा। वहां से लाओगे तो गारंटी में भी रहेगा, कुछ खराब हुए तो फ्री में बन जाएगा। तुम चलोगे हमारे साथ शहर? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कब चलना है? पहले इस पंचायत का फैसला कर लें, फिर शाम को या कल सुबह ही चल पड़ेंगे। हमारे बुलेट पर बैठ पाओगे ना? हैं? बैठ लेंगे। ये वही मुखिया जी हैं जिन्होंने मुझे मेरी 10वीं कक्षा में इम्तिहान के दिन लाख मिन्नतें करने के बाद भी परीक्षा भवन तक इसीलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि मैं इनके साथ बैठने लायक नहीं हूँ। धोबी था। मेरे पिता मुझे साइकिल से छोड़ने गए थे, बारिश के कारण कोई साधन नहीं मिला था। उन्होंने यही सोचा था कि धोबी होकर हमारे बच्चों की तरह कैसे पढ़ लिख सकता है। क्या सोचने लग गए भाई? मैं चल पड़ूंगा मुखिया जी, आप चिंता ना करें। पूरे गांव में अशोक और उसके मोबाइल की चर्चा होने लगी थी। यहाँ तक कि मोबाइल के चक्कर में उस दिन पंचायत का फैसला भी नहीं हो पाया। हर कोई अपने लिए मोबाइल खरीदने का सपना देखने लगा। अरे सुनती हो, अगलू का लड़का मुंबई से ऐसा चीज लेकर आया है कि सुनोगी तो कहोगी कि अभी चाहिए। ऐसा कौन सा अजूबा ले आया वो धोबी का लड़का? कपड़े धो धोकर और सारे गांव की उतरन पहनकर तो स्कूल जाता था वो। हाँ हाँ वही, आज उसके साथ बाजार जाके एक मोबाइल ले आता हूँ। क्या कहा? मोबाइल? अशोक मोबाइल लेकर आया है? ये तो बड़ा महंगा होगा। हमारे जीजा जी के पास भी तो है ये। पिछली बार जब हम दिल्ली गए थे तो बार बार हमको दिखा दिखा कर जोर जोर से उस पर बात कर रहे थे। हमने तो तुमसे तभी कहा था कि हमें भी दिलवा दो मोबाइल, पर तुम हमारी बात सुनते ही कहाँ हो। अब ले आऊंगा, बल्कि आज ही ले आऊंगा। शाम होते ही मुखिया जी अपनी बुलेट लेकर धड़धड़ाते हुए अलगू के दरवाजे पर पहुंच गए। मुखिया जी, आप हमसे कोई भूल हो गई क्या? हमको बुलवा लिया होता। अरे नहीं भाई, तुम्हारे अशोक के साथ मैं मोबाइल खरीदने जाना है। कहाँ है? बुलाओ उसको। वो छत पर देखिए ना, कैसे घूम घूम कर फोन पर बतिया रहा है। उसको इतना बड़ा बुलेट का आवाज भी नहीं सुनाई पड़ रहा है। देखो क्या चीज लाया है। बड़े शहर में रहने का यही सब फायदा होता है। हम लोग यहाँ गांव में बैठकर कुएं के मेंढक की तरह जीते हैं। वो तो है मुखिया जी, आइए बैठिए, वो खुद ही आ जाएगा बात करने। अभी मुन्ना को भेजे देते हैं छत पर। मुन्ना, ओ मुन्ना, जा भैया को बुला कर लेकर आ, कहना मुखिया जी आए हैं। मुन्ना भागते हुए छत पर गया।
भैया जल्दी चलो, मुखिया जी आए हैं। भैया मुझे भी एक बार उनके बुलेट पर बैठा दो ना, मैं आज तक बुलेट पर नहीं बैठा, उसके बदले में तुम्हारा सारा काम कर दूंगा। अच्छा तुम चलो, मैं आता हूँ। अशोक दरवाजे पर आया तो क्या भाई, तुम तो भूल ही गए कि जाना है मोबाइल खरीदने। नहीं मुखिया जी, मुझे याद था, अपने दोस्त से इसी बारे में बात कर रहा था कि कौन सा मोबाइल खरीदें। चलिए हम तैयार हैं। ओ मुन्ना, क्या है रे, इधर आ। चल, तुझको बुलेट पर बैठना था ना, आ मेरे पीछे टाइट से पकड़कर बैठ जा। मुखिया जी कसम साए पर कुछ नहीं कर सकते थे, अपनी जरूरत थी। अगर अशोक ने जाने से मना कर दिया तो उन्हें तो पता भी न चलेगा कि किस टाइप की दुकान में ये मोबाइल मिलेगा। मुन्ना को बिठाकर थोड़ी ही दूर गए थे कि बस बस बस, मुझे उतार दो, मुझे डर लग रहा है। मुखिया जी रोकिए, शायद यही मिलेगा मोबाइल। चलिए दुकान में चलते हैं। दोनों दुकान में गए। क्या चाहिए? लेटेस्ट वाला मोबाइल दिखाइए भैया। दुकान वाले ने ढेर सारे मोबाइल निकालकर काउंटर पर रख दिया, सबके बारे में बताने लगा। मुखिया जी देखिए, कौन सा रंग पसंद है? मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम देख लो, जो ठीक लगे वही ले लेंगे। अशोक ने सारे फीचर्स देखकर लाल वाला नोकिया का मोबाइल ले लिया। बहुत मोल भाव करने पर 1500 का पड़ा। अशोक, बड़ी भूख लगी है, चलो कुछ खा लेते हैं। चलिए आज चाट खाई जाए। लेकिन गांव में किसी को बताना नहीं कि हमने क्या खाया था। अरे इसमें कौन सा गुनाह है? तुम क्या जानो, कल गांव में सब यही कहेंगे कि मुखिया जी पंचायत का माल उड़ाते हैं। चाट खाकर मुखिया जी तृप्त हो गए। आज से पहले कभी चाट खाने का अवसर नहीं मिला था। अशोक, तुमने तो आत्मा तृप्त कर दी। चलो घर चलते हैं, अभी इसको चालू होने में कितना टाइम लगेगा? घर चलते हैं, तब तक ये चालू हो जाएगा। अरे यार, ये तो पूछना ही भूल गए, हम इस मोबाइल से फोन करेंगे किसको? सब जगह लैंडलाइन का नंबर भी लग जाएगा, और जिसके पास मोबाइल होगा उससे भी तो बात कर पाएंगे। घर आते ही अशोक ने मुखिया जी के मोबाइल पर कॉल लगा दिया। फोन मुखिया जी की जेब में भरभराने लगा। अरे अशोक, मुझे तो करंट मार रहा है। क्या मुखिया जी बच्चों की तरह डर जाते हैं? उठाइए फोन। हेलो हेलो, जोर से बोलो। मैं सुन रहा हूँ मुखिया जी। गांव के लोग भी ये सुनकर इकट्ठा हो गए कि मुखिया जी भी मोबाइल खरीद लाए। दूसरे दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा का ऐलान किया गया, जिससे सबको पता चल सके कि गांव में पहला मोबाइल मुखिया जी ने खरीदा है। अमित और सुजाता नाम के पति पत्नी थे। सुजाता की सेहत अच्छी नहीं रहती थी। अमित सुजाता का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, मगर फिर भी वो कई सालों से पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पा रही थी। काश सुजाता की तबीयत अच्छी हो जाती, बेचारी हर वक्त तकलीफ में ही रहती है। अमित जहाँ भी जाता अपनी पत्नी की अच्छी सेहत की कामना किया करता था, मगर सुजाता की सेहत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। एक दिन सुजाता अमित से कहती है, आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मेरे पीछे खुद की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। मेरा क्या है, मैं तो जल्द ही इस दुनिया से चली जाऊंगी। आप अपनी आगे की जिंदगी का सोचिए। ये कैसी बातें कर रही हो सुजाता? तुम देखना, तुम बहुत जल्द ही ठीक हो जाओगी और हम दोनों साथ में घूमने चलेंगे। गांव में एक मशहूर वैद्य आते हैं। अमित सुजाता को उनके पास लेकर जाता है। वैद्य जी, मेरी पत्नी हर वक्त बीमार रहती है, कोई ऐसी औषधि दीजिए जिससे ये ठीक हो जाए। वैद्य सुजाता को देखता है और कहता है, नहीं, अब ये कभी ठीक नहीं हो पाएगी, जाओ यहाँ से, इसे लेकर जाओ। ये सुन अमित को गुस्सा आ जाता है। आपको कुछ भी नहीं आता है, आप देखिएगा ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये नहीं ठीक होने वाली है, जाओ इसे वापस घर लेकर जाओ। अमित सुजाता के साथ वापस घर आ जाता है। कैसा वैद्य था, कुछ भी नहीं आता उसे। क्या जरूरत है किसी से लड़ने की, जब वो सही बात कह रहे हैं तो? नहीं सुजाता, ऐसी बात नहीं है, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी, तुम देखना। अमित बहुत अलग अलग प्रकार के वैद्य से बात करता है, लेकिन कोई भी उसकी पत्नी को ठीक नहीं कर पाता है। तभी अमित को एक जगह के बारे में पता चलता है, जहां 2-3 महीने रहने के बाद सभी स्वस्थ हो जाते हैं। सुजाता, मैंने सुना है वहाँ सभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं
और वहां जाकर सभी कुछ ही महीनों में ठीक हो जाते हैं। तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहां लेकर चलता हूँ। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो तो सिर्फ हमसे पैसे लेने के लिए ऐसा कहते हैं और कुछ नहीं। नहीं, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ, मगर एक उम्मीद है तो क्यों ना जाए वहां। जी ठीक है, जैसा आप चाहें। अमित सुजाता को लेकर उस जगह पर जाता है और उसके साथ वही कुछ महीनों तक रहता है, मगर वहां भी सुजाता की हालत में कोई सुधार नहीं होता है। थक कर सुजाता अमित से कहती है, जी अब रहने दीजिए, क्यों ये सब कर रहे हैं? मैं कभी भी ठीक नहीं होने वाली, आप चलिए यहाँ से। अमित के पास भी अब कोई भी उम्मीद नहीं बची थी। वो भी उदास होकर सुजाता को अपने साथ लेकर वहां से निकल पड़ता है। चलो वापस घर चलते हैं। रास्ते में अमित और सुजाता को कुछ आवाजें आती है। जब दोनों आवाज का पीछा करते हैं तो देखते हैं एक बर्फ से बना घर है और उसके अंदर से कुछ आवाजें आ रही है। सुजाता, आवाज तो इसी बर्फी के घर से ही आ रही है। इतनी गर्मी में ये बर्फी का घर कैसे खड़ा है? चलो अंदर चलकर देखते हैं। जब वो अंदर आते हैं तो देखते हैं वहाँ एक बाबा बैठे हैं और तप कर रहे हैं। प्रणाम बाबा जी। कौन आया है यहाँ? बाबा जी, मेरा नाम अमित है और ये मेरी पत्नी सुजाता है। इतनी गर्मी में आप ये बर्फी के घर में कैसे रह रहे हैं? ये पिघल नहीं रहा? ये तो सब वर्षों तप करने का फल है बच्चे। बोलो क्या बात है? बाबा जी, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? बोलो क्या मदद चाहिए? बाबा जी, मेरी पत्नी कई सालों से बीमार है। बहुत जगह दिखाया, कई वैद्य से भी दिखाया, मगर ये ठीक नहीं हो रही है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? अच्छा ऐसी बात है, रुको मैं तुम्हारी कुछ मदद करता हूँ। बाबा एक पोटली अमित को देते हुए कहते हैं, ये लो बेटा, ये जादुई नारंगी के बीज हैं। इसे अपनी खेत पर लगाना और इससे एक जादुई नारंगी का पेड़ उगेगा। उस पर सिर्फ एक जादुई नारंगी उगेगा। जैसे ही तुम लोग एक जादुई नारंगी को तोड़ोगे, वो किलो भर नारंगी में बदल जाएगा। ठीक है बाबा जी, मगर उस नारंगी का क्या करना है? वो जादुई नारंगी तुम हर रोज यहाँ पास में एक पेड़ है वहाँ रख कर आना। ऐसा तुम्हें 30 दिन तक करना है। अमित और सुजाता बाबा जी की बात मान जाते हैं और अमित नारंगी के बीज को अपने खेत पर लगा देता है। अगले दिन ही वो विशाल नारंगी के पेड़ में बदल जाता है और उसमें सिर्फ एक नारंगी लगा था। चलो अब जल्दी से इसे तोड़ लेता हूँ। जैसे ही अमित उस नारंगी को तोड़ता है, वो नारंगी किलो भर नारंगी में बदल जाता है। दोनों हर रोज बाबा जी द्वारा बताए पेड़ के पास आते थे और वहाँ नारंगी रख कर जाते थे। लगातार 29 दिन तक उन्होंने ऐसा किया। आज आखिरी दिन था। जी आज अंतिम दिन है, चलिए सारे नारंगी रख कर आते हैं। जैसे ही वो दोनों नारंगी पेड़ के पास रखकर जा रहे थे, तभी वो पेड़ बहुत ही खूबसूरत महिला में बदल जाता है। वाह, तुम दोनों ने मुझे खुश कर दिया। हर रोज मेरी पसंद की नारंगी लाकर देते हो, खा लेती हूँ, फिर वापस से आ जाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। बताओ तुम दोनों की क्या इच्छा है, मैं उसे जरूर पूरी करूँगी। आप कौन? मैं वन रानी हूँ और यहाँ एक पेड़ के रूप में रहती हूँ, मगर ये बात सभी नहीं जानते। बहुत कम लोग ये जानते हैं। तुम दोनों ने जो नारंगी खिलाई है वो सभी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट नारंगी थी। बताओ तुम लोग क्या चाहते हो, मैं तुम लोगों की इच्छा पूरी करूंगी। हमें आपके बारे में एक बाबा जी ने बताया। मेरी इच्छा है कि आप मेरी पत्नी को हमेशा के लिए स्वस्थ कर दीजिए, वो बहुत बीमार रहती है। ये कहते ही वन रानी अपना हाथ आगे करती है और एक रोशनी सुजाता की ओर जाती है। सुजाता खुद को स्वस्थ महसूस करने लगती है। सुनिए जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे कोई भी बीमारी नहीं। वन देवी गायब हो जाती है और बाबा जी को धन्यवाद कहने के लिए सुजाता और अमित वापस उनके पास जाते हैं।
तो देखते हैं बर्फ का घर भी वहाँ नहीं और बाबा जी भी वहाँ नहीं है। अरे, बाबा जी तो यही रहा करते थे, इतनी जल्दी कहाँ चले गए? हो सकता है अब वही कहीं और चले गए हो और वहाँ तप कर रहे हो। हाँ, सही कहती हो। जब वो दोनों घर पहुँचते हैं तो देखते हैं वो पेड़ भी गायब है जिस पर जादुई नारंगी उगते थे। बाबा जी ने चमत्कार कर दिया। आज उनकी वजह से तुम स्वस्थ हो पाई, और जब उस जादुई नारंगी का काम खत्म हो गया तो वो पेड़ खुद ब खुद ही गायब हो गई। जी, ये सब तो सच में बाबा जी का ही चमत्कार है। दोनों बाबा जी को मन ही मन धन्यवाद कहते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। अमर अपनी माँ शांति के साथ एक झोंपड़ी में रहा करता था। उसकी माँ चलने से लाचार थी। शांति घर चलाने के लिए एक चाय की छोटी सी दुकान लगाया करती थी, जिसमें वो ग्राहकों को चाय बेचकर थोड़ा बहुत पैसा कमाया करती थी। अमर, जल्दी से उठो, चाय की दुकान लगानी है, सामान पहुंचा दे जगह पर। माँ, आज तो बारिश हो रही है, आज रहने दो, आज कोई भी चाय पीने नहीं आने वाला। उम्मीद पर दुनिया कायम है बेटा, हमें तो अपना काम करना है ना। आना और न आना उनकी मर्जी है। अगर हम चाय की दुकान नहीं लगाएंगे तो हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा भला? माँ, नींद बहुत आ रही है, रात को बहुत थक गया था। ठीक है, तो दुकान पर ही सो जाइयो, बस मेरा सामान पहुंचा दो। अमर इसी तरह से अपनी माँ शांति की मदद किया करता था। अमर चाय का सामान जगह पर पहुंचाकर अपनी माँ को वहाँ पर बिठा दिया करता था। एक बार शांति ने जब सामान चेक किया तो उसमें चीनी खत्म हो गई थी। उसने पास की दुकान से चीनी लाने के लिए अमर को भेजा। अमर, चीनी खत्म हो गई है, चाय बनाने के लिए चीनी की जरूरत पड़ेगी। एक काम कर, तू पास की दुकान से चीनी ले आ। ठीक है माँ, लाओ, पैसे दे दो। पैसे तो थोड़े से ही है, एक काम कर, थोड़ी सी ही चीनी लेकर जल्द से वापस आ जाइयो। अमर चीनी लाने के लिए वहाँ से चल पड़ता है, पर जहाँ से वो चीनी लेता है वो दुकान बारिश की वजह से बंद थी। वहाँ पास में खड़ा एक आदमी उसको बताता है कि थोड़ी सी दूर चल के एक दूसरी दुकान है, वहाँ से वो चीनी खरीद ले। अमर उसकी बात मानकर चल देता है। ये दुकान तो बंद है, पास की दुकान से ही चीनी ले आता हूँ। अगर चीनी लेकर दुकान पर वापस नहीं गया तो आज चाय नहीं बिकेगी और घर का खर्चा भी नहीं चलेगा और माँ की डांट पड़ेगी वो अलग। अमर थोड़ी सी दूर चलता है पर उसे दुकान नहीं मिलती और वो अपने मार्ग से भटक जाता है। फिर उसे एक जगह चलते चलते एक बुढ़िया मिलती है। अरे लड़के, इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हो? माँ जी, चीनी लेने जा रहा हूँ। लगता है यहाँ पर नए आए हो, पहले तो कभी तुम्हें देखा नहीं और जिधर की तरफ तुम जा रहे हो वहाँ तो नीरा जंगल है, वहाँ तुम्हें चीनी भला कहाँ मिलेगा? माँ जी, मैं रास्ता भटक गया हूँ। मेरी माँ ने मुझे चीनी लाने भेजा था, पर वहाँ दुकान बंद थी तो मैं दूसरी दुकान से चीनी लेने आ गया। आगे बढ़ा और वापस से रास्ता भटक गया। अगर मैं समय पर दुकान पर नहीं पहुँचा तो माँ बहुत परेशान होंगी। मुझे तो यहाँ का रास्ता भी नहीं पता। तू चिंता मत कर, मैं तुझे घर पहुँचा दूंगी। बुढ़िया अपनी लकड़ियों का गट्ठा उठाने की कोशिश करती है, तभी अमर को उस पर दया आ जाती है। माँ, मैं आपकी सहायता कर देता हूँ, चलिए। बेटा, ये तो मेरा रोज का काम है। अकेली जान हूँ, लकड़ियाँ बिन कर लेकर जाती हूँ और खाना बनाती हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, आज मैं आपकी सहायता कर देता हूँ। चलिए, आप मुझे अपना घर बता दीजिए, मैं ये लकड़ियाँ आपके घर पहुँचा देता हूँ। बुढ़िया अमर को अपने साथ अपने घर ले जाती है। वहाँ पर उसने मालपुए बना रखे होते हैं, जिसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। अमर को बहुत भूख भी लगी होती है। माँ जी, आपकी यहाँ पर तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ बेटा, आज ही मैंने मालपुए बनाए हैं। मुझे लगता है तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है। तुम बहुत देर के घर से निकले हुए हो। लो, मालपुए खा लो। अमर मालपुए जैसे ही खाता है, उसकी भूख एकदम शांत हो जाती है और वो थकान भी भूल जाता है।
मालपुए खाते खाते वो अपनी आर्थिक स्थिति भी उसको बता देता है। जब वो ठीक महसूस करता है तब वो चलने के लिए उस औरत से कहता है, माँ जी, मालपुए बहुत अच्छे थे। अब मुझे घर के लिए रवाना होना चाहिए। चलो मैं तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देती हूँ। ये लो एक मालपुआ बचा है, तुम इस मालपुए को अपनी माँ को खिला देना और जो बचे उसे एक डिब्बे में रख देना। ठीक है माँ जी। अमर उसके साथ घर की ओर चल पड़ता है। बुढ़िया उसे बीच रास्ते में रास्ता समझा देती है और आगे अकेले जाने के लिए कहती है। जब अमर पीछे मुड़कर देखता है तो वो कहीं नजर नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे गायब हो गई है। वो इस बात को नजरअंदाज करके दुकान पर पहुंचता है और सारी बात बताकर अपनी माँ को मालपुआ खाने देता है। लेने भेजा था चीनी और ले आया मालपुआ। कोई नहीं, ला मालपुआ खाए हुए तो अरसा बीत गया। भगवान उसका भला करे जिसने तुझे मालपुए खिलाए और तुझे सही रास्ते पर भेज दिया। शांति जैसे ही मालपुआ खाती है तो उसके पैरों में जान आ जाती है और वो खड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि कभी वो अपाहिज हुई ही नहीं थी। ये देखकर अमर को बहुत अच्छा लगता है और शांति आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे ये क्या, मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हूँ। खड़ी ही नहीं बल्कि अपने पैरों से नाच भी सकती हूँ। ये मेरी जिंदगी का अनमोल तोहफा है। पर ये सब हुआ कैसे? माँ, जब मैंने मालपुए खाए तो तब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरा शरीर मालपुए खाने से पहले बहुत थका हुआ था और जब मैंने मालपुए खाए तो ऐसा लगा जैसे कि मैं बिल्कुल भी नहीं चला हूँ और मेरी थकावट भी दूर हो गई। मुझे लगता है ये मालपुआ जादुई है। लाओ माँ, जो मालपुआ बचा है उसे मैं डिब्बे के अंदर रख देता हूँ। बूढ़ी माँ ने यही कहा था। ये लो, अब नहीं खाया जा रहा, इसको तो डिब्बे में ही रख दे। मालपुआ खाकर शांति जवान खूबसूरत युवती हो जाती है और उसकी बीमारी भी ठीक हो जाती है। सुबह उठकर जब दोबारा शांति मालपुआ खाने के लिए डिब्बा खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये क्या अमर, देखो इस डिब्बे में क्या हो गया। क्या हुआ माँ, मालपुआ खराब हो गया क्या? नहीं, मालपुए ने तो हमारी जिंदगी ही संवार दी। वो आधा डिब्बा हीरों से भरा हुआ था और आधा मालपुए से। अब शांति और अमर काफी अमीर हो गए थे, पर वो चाय की दुकान पर मालपुए बेचना नहीं छोड़ते। उनके मालपुए को जो भी खाता था वो स्वस्थ हो जाता था। उसकी पुरानी से पुरानी बीमार ठीक हो जाती थी। इस जादुई मालपुए ने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। कहाँ हम रोटी रोटी के लिए मोहताज थे और आज हम ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमें उस बूढ़ी माँ के पास दोबारा जाना चाहिए। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। उसके इस जादुई मालपुए का धन्यवाद तो करना बनता ही है। अमर और शांति उसी जगह पर झोपड़ी में जाते हैं, पर वहाँ वो बूढ़ी औरत नहीं होती। वो उसको बहुत तलाशते हैं पर वो नहीं मिलती। अब दोनों उस मालपुए को बूढ़ी औरत का आशीर्वाद समझकर अपने पास ही रख लेते हैं और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। वो हर हफ्ते मालपुए का भंडारा करते हैं और गरीबों का पेट भरते हैं, पर इस चीज का वो कभी भी घमंड नहीं करते।